BSTV की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूं मैं शरद। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे न केवल भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की दुनिया में पहचान है। अपनी शायरी, अपने शब्दों के लिए मशहूर अंजुम रहबर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। अंजुम जी, मैंने जितना पढ़ा आपके बारे में या जितना देख पाया, सुन पाया आपको, महज 16 साल की उम्र में आपने शायरी शुरू कर दी थी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि तब से लेके अब तक का आपका जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? देखिए, 16 साल की उम्र में शायरी से दिलचस्पी होना माने रखता है। मेरे वालिद डॉक्टर मोहम्मद हुसैन रहबर डॉक्टर थे, लेकिन साथ में अच्छे शायर भी थे। तो हमारे घर का माहौल बिल्कुल शायराना, हर रोज़ नशिस्त होना, उनके बड़े शागिर्द हुआ करते थे और मेरा काम सिर्फ ये था चाय लाना, पान लाना और ये अंजुम ये लेकर आ जाओ और लेके आ जाओ। मैं सोती नहीं थी और जो लोग पढ़ते थे या तरन्नुम से या तहत में, तो उन शेरों को याद करने की कोशिश करती थी। बस ऐसे ही सिलसिला चलता गया। फिर वो मस्जिदों में मीलाद हो रही है तो मुझे पापा, मेरे वालिद मरहूम, दुपट्टा बांध के, और साहब मैं नान शरीफ भी पढ़ रही हूँ और स्कूल में भी मैं मतलब वहाँ भी मैं मुझे गाना गाना है और ये करना है। और जनगणमन तो मैं ही पढ़ती थी जब हमारी प्रार्थना होती थी, तो अंजुमी मैं, तो शुरू से ये सिलसिला चलता गया। पहली बार कब ऐसा लगा कि अब आप शायर हो गई हैं, आपको जो है शायरी करनी चाहिए, ये बात कब आपके जहन में आई? 1977 में मेरे वालिद को बुलाया गया हरदा, मध्य प्रदेश में। तो मेरे वालिद ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी भी पढ़ती है, मुशायरा, गज़लें पढ़ लेती है। तो वहाँ पर मरहूम अबरार साहिब थे, ले आओ उसको भी, अंजुम को भी लेकर आओ। पहला मुशायरा मैंने वहाँ पढ़ा था। जब मैंने अपना कलाम नहीं पढ़ा था, मेरे वालिद का कलाम पढ़ा था मैंने। फिर धीरे धीरे जब लोग मुझे बुलाने लग गए, मेरे वालिद के साथ ही जाती थी मैं। तो फिर देखिए, अगर आपके अंदर कुछ है, ये तो क्यों गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर प्रद है। आप चाहें कि मैं शायर बन जाऊं तो आप नहीं बन सकते। ये तो सब ऊपर वाले का कमाल है और खेल है। वो बस मैं धीरे धीरे शायरी टूटे फूटे लफ्ज़ों में बंदिशें करने लग गई, जोड़ तोड़। फिर मेरे वालिद ने कहा कि नहीं भाई, इसके लिए पढ़ना लिखाई भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने उर्दू पढ़ना शुरू की। हमारे गुना में उर्दू का कोई स्कूल नहीं था। हायर सेकेंडरी के लिए फिर मैं भोपाल में आई, मेरे वालिद ने भोपाल भेजा मुझे, और भोपाल से मैंने उर्दू में सब्जेक्ट लेकर हायर सेकेंडरी किया और फिर एमए तक बात पहुंची। और फिर जो सिलसिला चला तो अभी तक ना कब ऐसा लगता है कि चल रहा है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, जिस दौर में आपने शायरी शुरू की या जिस दौर की आप बात कर रही हैं, उस दौर में लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। मुझे पता चला है कि आपके पिता ही आपकी उंगली पकड़कर आपको बाहर ले जाते थे। और सही कह रहे हैं आप। जब मैंने ये शुरू किया तो मेरे दादा बहुत एतराज़ करते थे, कहाँ लड़की को लिए घूमता है, अच्छा लगता है क्या, शादी की उम्र है। वो तो ये कहते थे कि हायर सेकेंडरी भी क्यों पढ़ रही हो, बालिग हो जाती थी लड़की 14-15 साल में, तो कहते बालिग होगी, इसको शादी कर दो। लेकिन मेरे वालिद ने बाकायदा लड़ाई लड़ी, और जब लड़ाई चलती रही, मैं सामने नहीं जाती थी, बात ही नहीं करते थे, ऐसे देखते थे। और फिर तो जब एक बार मैं दूरदर्शन दिल्ली में एक शायरात मुशायरा हुआ, उसमें मैं थी, सबसे जूनियर थी। वो जब टीवी पर आया, वो डिब्बे वाली टीवी पर, वो उन्होंने देखा, तब थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये काम गलत नहीं है। बस सिलसिला चलता रहा। और अल्लाह का करम है कि उसने, ईश्वर की कृपा है कि बहुत नवाजा मुझे। मैं मुतमईन हूँ, लेकिन इंसान की मुतमईन कभी नहीं होता ज़िंदगी में, लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगा कि उस दौर की अगर कोई
नज़्म आप सुना दें इस साक्षात्कार के प्रस्तावना के तौर पर। जी रही थी मैं गम उठाने को, ताकि बांटूं खुशी ज़माने को, तेरा नक्शे कदम पदचिन्ह जो मिल जाए, बस ये काफ़ी है सर झुकाने को। ये उस समय इस टाइप की शायरी होती थी। ऐसा एक गज़ल मेरी एक भी थी कि वो कोई हिंदू ना मुसलमान बनाया जाता, पहले इंसान को इंसान बनाया जाता। उस ज़माने की एक गज़ल और है कि शम्मा जलने के लिए है ना जलाने के लिए, सुबह दम बुझती है दुनिया को जगाने के लिए, इतना आसान नहीं कोई तमाशा बनना, हौसला चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। ये शेर तो आज भी लोग कोट करते हैं। जब आप ने ख्याति हासिल की या आपके परिवार वालों को लगा कि आप एक बेहतरीन शायरा बन जाएंगी, भविष्य में तो आपके दादाजी भी मान गए, कैसा लगता था जब आपके आसपास के लोग या उस वक्त के लोग आपकी हौसला अफजाई करते थे? तो फिर आपको ये भी, बाकी की जो आपके साथ की लड़कियां थीं, क्या उनको भी लगा कि नहीं वो भी और बेहतर इस दिशा में कर सकते हैं, या फिर उनको लेकर जो बंदिशें थी वो कुछ कम हुई? सच कह रहे हैं अब सबकी शादियां हो गई और अपने अपने ससुरालों में मेरे साथ पढ़ती थी जो, अब मेरा नाम जब देखती थी, लेकिन नंबर कहाँ सालों गुजर जाते थे, लेकिन जब से ये फेसबुक और ये सारी चीज़ें तो नंबर मिल गए, तो सबसे पहले उनका जुमला यही होता है, यार हमने कितनी जल्दी शादी क्यों कर ली, अंजुम तेरे मज़े हैं। कुछ करना चाहती थी वो, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति शादी को ही सब कुछ समझते हैं। उनको एहसास होता है आज कि यार हम भी, मतलब मैं जब मुशायरा पढ़ती रही, उनकी शादियां हो चुकी थी, 2-2 बच्चे हो चुके थे उन लोगों के। मेरा सफ़र तो बहुत अच्छा चलता रहा, ये तो ईश्वर ने चलाया, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। आपकी जो शायरी है वो मोहब्बत की शायरी है, आप मोहब्बत की शायरी करती हैं ऐसा कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि इसी मोहब्बत के नाम को चंद लाइनें हो जाए, फिर इस साक्षात्कार को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको मैं एक सुनाती हूँ मोहब्बतों की शायरी, और मेरे दर्शक मुझे देखेंगे, मेरी बहनें बेटियाँ भी देखेंगी, तो उनके लिए 4 में से सुनाती हूँ कि अपनी आँखों को 4 मत करना, तुम सितारे शुमार मत करना, लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत करना। ऐसे ही सिलसिला आप भी मुझे कुछ याद दिलाइए। ये गज़ल मेरी बहुत मशहूर हुई, ये थी कि मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था। अंजुम को अंजुम बनाया इस गज़ल ने। मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था, मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था, वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था, वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। ये शेर पूरी दुनिया ने कबूल किया। दुनिया, उसका मुराद मेरी पाकिस्तान, जहाँ जहाँ मैं गई विदेशों में, दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। इतनी अच्छी शायरी आपने सुनाई, इतनी अच्छी पंक्तियाँ सुनाई। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इस सिलसिला में साक्षात्कार में जारी रखें, लेकिन इसके बीच में मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। क्या यही शायरी मोहब्बत की शायरी थी जिसकी वजह से आप
और राहत साहब मिले थे या मिलने के बाद इसमें निखार आया था? नहीं नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल लोग बहुत कुछ भी कहता है कोई भी, मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ उन सब चीज़ों से। राहत साहब से जब मेरी मुलाकात हुई थी, मैं भी बराबर से एक मकाम हासिल कर चुकी थी, बराबर से मकाम हासिल कर चुकी। और ज़माना वो था कि मैं जब राहत पढ़ते थे तो कहते थे अंजुम ही पढ़ेगी, या अंजुम के बाद राहत ही पढ़ सकते हैं, वो जो समा बनता था, तो बड़ा हमारा सब चलता रहा। और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे राहत से इश्क हो जाएगा, लेकिन अब होना है तो होना है, और इश्क हुआ तो ऐसा हुआ, हो गया बस, और निभाया रिश्ता हमने। और इश्क जब किया तो पलट कर नहीं देखा किसी को, फिर उनके साथ ही हम चलते रहे। बहुत छुपा छुपी भी चलती रही 2-3-4 साल तो, क्योंकि मेरे वालिद नहीं तैयार थे, क्योंकि उनके बच्चे भी थे, तो सारी चीज़ें कहते थे कि नहीं तुम्हें और अभी तरक्की करना है ये, लेकिन इश्क का जुनून बहुत ख़राब होता है। तो बस दिल की बात ही मानी, दिमाग को एक तरफ रख दिया। लेकिन बहुत अच्छा सफ़र मेरे राहत के साथ गुजरा, हमारे बीच में कभी भी तरक्की नहीं आई। मुझे पता चला कि आप उस वक्त गुना में रहती थी, राहत साहब इंदौर में रहते थे, जब कई दिनों तक मुलाकात नहीं हो पाती थी तो आप ऐसा नहीं होता था। मेरी सबसे ज़्यादा राहत से मुलाकातें होती थी। वो राहत साहब उस ज़माने में इतनी ट्रेन्स भी नहीं थे, इतने हवाई जहाज़ भी नहीं थे, राहत इंदौर से बैठते थे और गुना में मैं खड़ी होती थी बस स्टैंड पर, उस बस में मैं शरीक हो जाती थी। यहाँ से या तो ग्वालियर जाते थे, आगरा तक बस से जाते थे, या झांसी, झांसी से कानपुर, और वापसी में फिर वो मुझे उतार देते थे, और इधर ट्रेन से भोपाल आते तो मुझे बस में बिठा के फिर वो खुद इंदौर निकल जाते थे। तो क्या तभी ये पंक्तियाँ आई थी कि तुझे देख लेती हूँ तो आईना? हाँ जी, मैं चाहूँगा कि आप सुनाएं। गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, तेरी तस्वीर देख लेती हूँ। आज जब उस दुनिया में नहीं है तो कहीं उनकी कमी आपको खलती है? बहुत बहुत खलती है मुझे, जबकि वो मेरे पास नहीं रहते थे, लेकिन एक एहसास रहता था कि वो वहाँ हैं, कि मैं कभी भी फ़ोन कर लूँगी, उनकी आवाज़ सुन लूँगी, या वो मुझे फ़ोन कर लेंगे, आवाज़ों की बातें हो रही हैं, यही मोहब्बत है। एहसास बहुत बड़ी बात थी कि थे, लेकिन आज कब मुशायरों में भी, कभी सम्मेलन में भी बहुत कमी महसूस होती है। मैं चाहूँगा कि आपने कुछ पंक्तियाँ सुनाई मोहब्बत के नाम, आज के दौर की कुछ पंक्तियाँ अगर हो जाएं आपके। आज और के दौर की भी सुना दूंगी, लेकिन आप कह रहे थे कि वो वहाँ रहते थे, मैंने कहा कैसे, तो उस मैंने एक शेर लिखा था कि वो मुझसे कहते मैं कल आ जाऊँगा, परसों आ जाऊँगा, ये सारी चीज़ें चलती थी। तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई, तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई, मुझको खिड़की में बैठे हुए आज भी रात भर हो गई। सच्ची शायरी ये है। दो दिलों को जुदा कर गई, एक परदेस की नौकरी, वो भी पागल उधर हो गया, मैं भी पागल इधर हो गई। अंजुम रहवर जी, वैसे तो आपकी पहचान एक शायरा के तौर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन मुझे पता चला है कि आपका राजनीति में भी पर्याप्त शौक रहा है। आप पार्षद रही हैं गुना में, आपने आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की, आपने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की, तो शायर होते होते ये राजनीति कैसे रास आई आपको? क्या हुआ कि जब मैं गुना में रहती थी तो कोसों दूर
मुझे राजनीति कभी अच्छी नहीं लगती थी, और क्योंकि मैं सच बोलने की आदत है मुझे, और सच ही सुनने की आदत है। और राजनीति में आप जानते हैं क्या होता है। तो मेरे जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ, महाराणा प्रताप वार्ड है, कुछ बुजुर्ग जब पार्षद के चुनाव हुए तो उस ज़माने में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो कहने लगे अंजुम तुम चुनाव लड़ो। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, मैं रहती भी नहीं हूँ साहब, लेकिन माने ही नहीं। हमने फॉर्म भरा और दिग्विजय सिंह जी तक बात हुई, पहुँची, उनका फ़ोन आया मेरे पास। कहने लगे नहीं अंजुम देखो, तुम्हारे बारे में ये बताया जा रहा है कि तुम बहुत कम रहती हो, वार्ड का मामला है, पार्षद का बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो मैं अंडरमैन बना देंगे, तुम मत लड़ो चुनाव। लेकिन जब वहाँ हमारे यहाँ जो पार्षद थे, कोई काम नहीं होता था हमारे वार्ड में, बड़ी मुश्किल, तमाम सफाई वफाई कुछ नहीं, तो इससे मैं भी परेशान रहती थी। लोग माने नहीं साहब, मुझे तो चलो भैया, हमने फॉर्म भर दिया और हमें टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस से ही माना था। हम निर्दलीय खड़े हो गए और ये हुआ कि हम निर्दलीय जीत गए। वो सिलसिला तो बहुत आगे बढ़ता। जब मैं निर्दलीय जीत गई तो लेकिन भाजपा का अध्यक्ष बना। अब जब मैं निर्दलीय थी, सच बोल रही हूँ मैं, तो भाजपा के तिवारी जी कहने लगे, सूर्य प्रकाश तिवारी जी, अंजुम एक वोट है, एक चक्कर है, ज़रा सा कर दो कुछ। तो मैंने कहा उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो कह लगे आपको ये राशन कार्ड वगैरह बनाते हैं, पुनर्वास, उसका अध्यक्ष बना देंगे, खाद्य आपूर्ति। मैंने वोट दे दिया भाजपा को और मैं अध्यक्ष भी रही। लेकिन इसी दरमियान मेरा बेटा 8th कर चुका था, कहाँ, गुना में, क्राइस्ट में। तो उसका भविष्य मेरे को ज़्यादा नज़र आया कि वहाँ इतने अच्छे स्कूल नहीं थे। तो मैं भोपाल शिफ्ट हो गई, हुई इसलिए थी कि मैं उसको हॉस्टल में डाल दूँगी, और वो हॉस्टल में नहीं रहे। तो फिर एक छोटा सा घर भी ले लिया, DPS में है, उसकी पूरी पढ़ाई की। और 2 साल बाद, मतलब 3 साल बाद मैंने रिज़ाइन भी नहीं किया था, उनको बोल दिया था कि भाई आप अपने तरीके से काम करते रहिए। तो बस ये रहा। और आज भी मेरे वार्ड में जो काम मैं आज से 22-23 साल पहले कर वो का वही है, यकीन मानिए। फिर कांग्रेस पार्टी में जाने का फैसला अभी पिछले जब हाँ, कांग्रेस की सरकार यहाँ जब बनी, फिर से मुझे ऐसा लगा कि नहीं अंजुम, बहुत झूठे लोग आ गए हैं। और इसको एडिट मत ख्वाहिएगा, झूठे लोग आ गए हैं और बहुत अनपढ़ लोग आ गए हैं। पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, साहित्यकारों को आना चाहिए। तो बस मेरा ख्वाहिश हुई और ये बात कमलनाथ जी तक पहुंची। उन्होंने कहा यस। तो मतलब वहाँ भी इतना एहतियात किया गया आपकी दुआ से। कह लगे नहीं नहीं, वहाँ बहुत भीड़ होगी, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे, अंजुम को बंगलों पर लेकर आओ। वहाँ उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करवाई। बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला था, कांग्रेस की सरकार भी बन ही जाती, इत्तेफाक हुआ ये। और जो नई टीम आ गई तो ज़रा सा दिल घबराने लगा कि नहीं भाई, वो राहत साहब का शेर है ना कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। शिवरात्रि पे आपने एक बहुत अच्छी शायरी की थी जो आज के वक्त में बहुत मौजूद है, मुझे लगता है कि तोप चले या हथगोले। और बाप रे, आपने कहाँ से सब ढूंढ लिए हैं भाई, है ना। मैं चाहूँगा कि आप उसको सुनाएं हमारे दर्शकों के लिए। वो होली का गीत है। वो दरअसल तो क्या, एक फिल्म के लिए मुझसे लिखवाया गया था, लेकिन वहाँ नहीं होता है, अपनी अपनी पसंद है, क्योंकि सिचुएशन में खरा नहीं उतरा वो। तो फिर मैं ये प्रोग्राम में पढ़ने लगी। तोप चले या हथगोले, हम तो कहेंगे पम भोले, भंग चढ़ी होले होले, हम तो कहेंगे बम भोले। एक भंग को लेकर पूरा एक है कि क्या हालात हो जाते हैं। आकाशों की सैर करा दे ये जंगल की बूटी, जिसने ये बूटी ना खाई उसकी किस्मत फूटी, खाए उम्र भर हिचकोले, हम तो कहेंगे बम भोले। आप भी बोल सकते हैं, हम तो कहेंगे बम भोले। और देखिए अब ईद आ रही है तो लोगों को ईद की भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और एक मतलब एक शेर सुनाना चाहती हूँ कि खुद को संवारूंगी घर को सजा दूंगी, खुद को संवारूंगी घर को सजा दूंगी, खुद को संवारूंगी घर को सजा दूंगी, आएगा वो जिस दिन
ईद मना लूंगी, आएगा वो जिस दिन ईद मना लूंगी। दूरियां यादों की रंगी पतंगे हैं, दूरियां यादों की रंगी पतंगे हैं, तू भी उड़ा लेना मैं भी उड़ा लूंगी। तो शायद मुझे लगता है कि शायर हों या कवि हों या लेखक हों, उनकी जो पंक्तियाँ होती हैं, उनकी जो शायरी होती है, वो वाकई में समाज को एक संदेश देने वाली ही होती। फिर वो धर्म कोई भी हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत समाहित होती सब ही है। होता और है। एक मेरा मैसेज होता है। गीत मैंने डाल दिया था फेसबुक पर, बहुत लोगों ने ट्रोल किया, जबकि उस गीत में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रतीक है, नाम नहीं है। नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल, नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल, बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फेर, बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फेर, दीवारों पर यहाँ लिखा है समय बड़ा बलवान, जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका बहुत लंबा अनुभव शायरी को लेकर हो गया, राजनीति में भी 47 वर्ष हो गए। 47 वर्ष हो गए, राजनीति में भी आपका अनुभव हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि आज की जो जनरेशन है उसको आप कैसे देखते हैं? राजनीति के प्रति उनका नज़रिया या शायरी के प्रति उनका नज़रिया वो कैसा है, और आपका कोई मैसेज उनके लिए अगर हो तो वो भी आप दें। आज के हालात में अगर बात करूं तो नई नस्ल का नज़रिया बहुत अच्छा है, राजनीति के लिए भी और शायरी के लिए भी। शायरी से मुराद अदब के लिए, वो हिंदी साहित्य हो या उर्दू हो, लोग पुराने शायरों को पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ उस ज़माने में वो लिख गए जो आज शेर सुनाओ तो ऐसा लगता है कि ये कैसे। मेरा एक शेर बहुत मशहूर हुआ कि उस पार उतर जाएं, ये बात ख्याली है, और इस चुनाव में मैं बोलती रही हर जगह कि उस पार उतर जाए, ये बात ख्याली है, जिस नाव में बैठे हैं वो डूबने वाली है। तो सिलसिले तो चलते रहे, लेकिन नई नस्ल बहुत तरक्की करेगी, बस उसको रोज़गार मिल जाए, अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए उसको। बेचारा वो सोच ही नहीं पाता है देश दुनिया के बारे में, क्योंकि उसके पास इतना वज़न होता है उसकी डिग्रियों का, इतनी मेहनत होती है पढ़ाई की, लेकिन उसके ऊपर वो कहाँ क्या उस तराजू पे कहाँ तुल पाती हैं वो सारी चीज़ें। तो मैं तो नई नस्ल को ये कहूँगी हिम्मत के साथ काम लें। वो ये है कि हौसले जब जवान होते हैं मंजिलों का निशान होते हैं, जिनके कच्चे मकान होते हैं उनके दिल आसमान होते हैं, कोई छीनेगा क्या रिदा उनकी जिनके भाई जवान होते हैं। हौसले को कायम रखा जाए तो बहुत कुछ मिलेगा, और सब्र कर रहे हैं, सबसे बड़ी दौलत नहीं है इस दुनिया में। अंजुम जी, हम इस साक्षात्कार को अब अपने अंतिम पड़ाव पर लेकर जाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई एक उपसंहार के तौर पर इस साक्षात्कार के कोई गीत या कोई शायरी सुनाएं। देखिए साहब, मैं वो गीत सुना देती हूँ, शायद अंजुम बूढ़ी हो जाएगी लेकिन मेरा गीत कभी बूढ़ा नहीं होगा, और सारी दुनिया में ऐसा कोई मंच नहीं होता है कि जहाँ से लोग मेरी फरमाइश नहीं करते हों, चाहे वो कवि सम्मेलन हो या मुशायरा हो। मैंने रेलगाड़ी को सिंबल मानकर, प्रतीक मानकर ये गीत लिखा, और ये बात बताने की कोशिश की कि रेलगाड़ी सिर्फ रेलगाड़ी नहीं, हमारी आपकी ज़िंदगी है, हमारा आपका जीवन है। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की। जीवन की रेल कैसे चलती है? छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की। बंद तो बहुत है लेकिन आखिर बंद,
रात और दिन इस रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है। रात और दिन इस रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है। उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है। उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है। जैसे दो पटरी हो वैसे साथ चले सुख दुख। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। शुक्रिया। अंजुम रहबर जी, आपने इतनी अच्छी पंक्तियाँ आपके करियर के शुरुआत से लेके फिर मोहब्बत की लाइन, फिर शायरी और जीवन का इतना बड़ा संदेश आपके इस गीत के ज़रिए हमारे दर्शकों तक पहुंचा है। निश्चित तौर पर आपके लिए जब भी निकलेंगी शुभकामना ही निकलेंगी हम लोगों की। आपने हमें वक्त दिया साक्षात्कार के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका बहुत। BSTV के तमाम दर्शकों के लिए आज बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।